अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़े जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। नाजरीन, सिटीजन्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट ऑनलाइन हार्म रूल्स 2020 बन चुके हैं और अगर वो लागू हो जाते हैं तो डिजिटल राइट्स एक्टिविस्ट का ये कहना है कि पाकिस्तान के डिजिटल राइट्स दुनिया का स्याह तरीन चैप्टर शुरू हो जाएगा, चूंकि जितनी भी बड़ी इंटरनेट कंपनीज हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, वो अपना कारोबार यहां से ले जाएंगी, जिसका मनफी असर पाकिस्तान की मईशत पर पड़ेगा और हमारी रसाई इन तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स तक खत्म हो जाएगी। इसी हवाले से हमने दावत दी है उसामा खिलजी को। डिजिटल राइट्स की एक सरगर्म आवाज है, वो तंजीम बोलो भी के डायरेक्टर हैं। निगत दाद जो हैं वकील हैं और पाकिस्तान में डिजिटल राइट्स के लिए आवाज उठाती हैं, वो फेसबुक की ओवरसाइट बोर्ड की मेंबर हैं। और सैयद अमीनुल हक का ताल्लुक MQM पाकिस्तान से है, वो वफाकी वजीर बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड टेलीकम्युनिकेशन है। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले उसामा आपकी जानिब आऊंगी। इन रूल्स के मुताबिक तमाम जो अथॉरिटी है वो पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी को दे दी है और उसके मुताबिक जो नए रूल्स आए हैं वो ही बैन कर सकते हैं और फिर वो सुनवाई भी PTA ही करेगी, यानी रिव्यू में भी PTA के पास ही वो फैसला जाएगा, यानी खुद ही कातिल, खुद ही मुद्दई और खुद ही मुंसिफ। बिल्कुल जी, आपने दुरुस्त फरमाया। एक तो सारी बहुत ज्यादा पावर्स PTA के दफ्तर में आ गई हैं और इसमें जो कंटेंट को इंटरप्रेट करना है कि क्या ये कानूनी है या गैर कानूनी है, जो टिपिकली एक कोर्ट का जुरिस्डिक्शन बनती है, वो भी PTA के पास आ गई है। और दूसरा फिर हम देखते हैं कि अगर आप रूल 4 में देखें, पार्ट 2, वो इंटेग्रिटी, सिक्योरिटी और डिफेंस ऑफ पाकिस्तान की जो बात करती है, तो उसमें जो है आइन से भी आगे जाकर इन्होंने और लैंग्वेज ऐड कर दी है रूल्स में, जो कि ये पीका के सेक्शन 37 के तहत रूल्स बने हैं। तो सबसे पहले तो ये पेरेंट एक्ट से भी आगे चले गए हैं, डेफिनेशंस और ले आए हैं जो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन में अलाउड नहीं होती, ये सिर्फ प्रोसेस बनाने का इख्तियार होता है। और इसमें अगर आप देखें तो हुकूमत की किसी भी तनकीद या किसी भी क्रिटिसिज्म को ये लोग सेंसर कर सकते हैं इंटरनेट पे और सोशल मीडिया कंपनी पे। अगर आप लैंग्वेज देखें, इसमें कहा है एनी इंफॉर्मेशन दैट ब्रिंग्स और अटेम्प्ट्स टू ब्रिंग इनटू हेट्रेड or excites or attempts to excite disaffection towards the government and any public official। और यूजुअली इसमें malicious intent या कि बुरी जो नियत होती है उसका मेंशन कानून में किया जाता है, लेकिन इन कवायद में ये मेंशन भी नहीं है। तो जो हमने देखा है, जो कतगने लगती गई हैं वो अभी लीगलाइज हो गई हैं और अभी सोशल मीडिया कंपनीज को जो है कहा जाएगा कि अगर हुकूमत के ऊपर या स्टेट के ऊपर क्रिटिसिज्म हो रही है, इस कंटेंट को आप रिस्ट्रिक्ट करें या रिमूव करें, और अगर कंपनियां वो नहीं करेंगी तो फिर उनको धमकी ये दी जा रही है कि 24 घंटे के बाद उनका पूरा प्लेटफॉर्म भी ब्लॉक हो सकता है और उन पे 500 मिलियन रुपए का फाइन हो सकता है। और जिस तरह आपने ऑलरेडी कहा, जो एशिया इंटरनेट कोलिशन है, जो सारी इंटरनेट की कंपनीज हैं, वो ऑलरेडी कह चुकी हैं कि इस तरह के कवायद जो है प्रैक्टिकल नहीं है और इम्प्लीमेंटेबल नहीं है और जो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स हैं उनके भी खिलाफ वर्जी करते हैं। अच्छा निगत, चूंकि आप फेसबुक की ओवरसाइट बोर्ड के ऊपर हैं, मुझे ये बताइए कि एशिया इंटरनेट कोलिशन ने ये कह दिया है कि अगर ये रूल्स लागू होते हैं तो फेसबुक, गूगल, इंस्टाग्राम, ट्विटर, ये सब कुछ यहाँ पे बंद हो जाएगा जिस तरह के चाइना में बंद है। इसका क्या खदशा है आपको अगर ये रूल्स जिस तरीके से हैं उस तरीके से लागू हो जाएं? इज इट एन एम्प्टी थ्रेट या वाकई में हो सकता है? मेरा नहीं ख्याल कि ये ऐसे ही खाली धमकियां हैं, क्योंकि हमने ये देखा कि तुर्की में भी इसी तरह के जो रूल्स आए हैं उस पे सोशल मीडिया कंपनीज जो हैं और खासतौर पे फेसबुक ने ये यकीन दहानी कराई है, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस को यह कहा है कि ये चूंकि उनकी अपनी जो कम्युनिटी गाइडलाइंस हैं या जो उनके अपने रूल्स हैं उनसे मुताबिकत नहीं रखता, या जो उनकी इंटरनेशनल जो ऑब्लिगेशंस हैं, इस वजह से वो इन रूल्स को के अंडर अपने ऑफिसेस टर्की में नहीं खोलेंगे। तो ये मेरा नहीं ख्याल कि खाली धमकियां, लेकिन अगर आप टेक जायंट्स को छोड़ भी दें और आप सिर्फ अपनी लोकल टेक इंडस्ट्री को देखें, तो ये कोई इस तरह के कवायद नहीं है कि आपकी लोकल टेक इंडस्ट्री या आपके इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स जो हैं जिनको शामिल किया गया है इसमें, वो इसकी पाबंदी कर सकें, क्योंकि जिस तरीके से आप उन पे ऑब्लिगेशंस डाल रहे हैं
ان کے پاس یا تو اتنے ریسورسز نہیں ہیں یا پھر یہ ان کی اپنی جو آلریڈی جس طریقے سے وہ کام کرتے ہیں اس کی خلاف ورزی کرتا ہے. تو یہ قواعد جو ہیں نہ تو ٹیک جائنٹس جو انٹرنیشنل ہیں بلکہ آپ کی جو لوکل انڈسٹری ہے اس کے لیے بھی بہت زیادہ حوصلہ شکن ہے اگر آپ اس کو معاشی پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں. جی امین الحق صاحب، آپ نے نگہت کی بھی بات سنی، آپ نے اسامہ کی بھی بات سنی. دیکھیں اگر ایسا ہوا تو چائنا جیسا ماحول پاکستان کے اندر بن جائے گا. یہاں پہ لوگوں کو رسائی نہیں ہوگی فیس بک سے، ٹویٹر سے، انسٹاگرام سے. ہم دنیا سے ڈسکنیکٹ ہو کے رہ جائیں گے اگر یہ رولز لاگو ہوتے ہیں. اگر حکومت کو یہ سب کچھ پتا ہے اور آلریڈی ایشیا انٹرنیٹ کولیشن نے آپ کو خبردار بھی کیا ہوا ہے، تو پھر کیوں حکومت انہی رولز کو لاگو کرنے پہ تلی ہوئی ہے؟ شکریہ منزہ. سب سے پہلے تو میرا خیال ہے کہ میں پالیسی بیان دے دوں کہ وفاقی حکومت ہو یا منسٹری آف آئی ٹی ہو، ہم ہمیشہ آزادی صحافت کے حامی رہے ہیں، چاہے وہ الیکٹرانکس میڈیا ہو، پرنٹ میڈیا ہو یا ڈیجیٹل میڈیا ہو. ہماری تو خواہش ہے کہ بالکل تنقید ہوتی رہنی چاہیے اور تنقید سے ہی جیسے کہتے ہیں کہ اصلاحات آتی ہیں اور انسان بہتری کی طرف جاتا ہے. میرا خیال ہے کہ اسامہ نے بھی بڑی کھل کے بات کی اور نگہت نے بھی بات کی. میں ترتیب وار جواب دیتا ہوں کہ دیکھیں منسٹری آف آئی ٹی، یعنی آپ کو پتا ہے کہ اس کے نیچے پی ٹی بھی آتی، آلدو پی ٹی از انڈیپینڈنٹ باڈی. یہ تمام صورتحال کب ڈیولپڈ ہوئی؟ غالباً فیبرری میں ایک کمیٹی بنائی گئی جس کے اندر شری مزاری تھی اور مختلف لوگ شامل تھے جنہوں نے اس کو فائنلائز کیا اور غالباً 28 ستمبر کو سی سی ایل سی سے پاس ہوا. اس سے پہلے شری مزاری خود ایک بڑی میرا خیال وائبرنٹ اور ہیومن رائٹس کی چیمپئن بھی. انہوں نے تمام جو متعلقہ ادارے تھے، جو لوگ تھے، ان کے ساتھ مشاورت بھی کی، ان کے ساتھ ڈسکشن بھی کیا اور ڈسکشن کرنے کے بعد یہ سی سی ایل سی سے پاس ہوئی اور غالباً 6 اکتوبر کو کیبنٹ میں، اور کیبنٹ نے بھی اس کو اپروو کیا. کیبنٹ سے اپروو ہونے کے بعد اس کی نوٹیفیکیشن بھی ہوئی. اور مطلب منسٹری آف آئی ٹی کیا چاہتی ہے؟ منسٹری آف آئی ٹی کیا چاہتی ہے کہ ہمارا مقصد پاکستانی عوام کو ایک صاف ستھرا صحت مند میڈیم فراہم کرنا ہے جو نفرت انگیزی، شرپسندی اور فسادات پھیلانے والے عناصر سے پاک ہو. اب یہ 3 چیزیں ہم نے رکھی سامنے. اب اسامہ نے ایک بڑی اچھی بات کی کہ اسامہ نے ہائی لائٹ کیا، غالباً نوٹیفیکیشن میرے ہاتھ میں ہے پرانا، جس میں اس نے بات کی ہے غالباً 4.2 کا، جس کے اوپر لکھا چیپٹر ہے غالباً سیف گارڈ دا فریڈم آف دی اسپیچ اینڈ ایکسپریشن. اسامہ یو ول بی گلیڈ ٹو ہیئر، اور میں سمجھتا ہوں نگہت میری بہن بیٹھی ہے اور آپ بھی، بلکہ پورے پاکستانی عوام کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ جو نوٹیفیکیشن غالباً 20 اکتوبر کو آیا تھا، اس نوٹیفیکیشن میں ہم نے 27 نومبر کو تبدیلی کی ہے. اور آپ تمام لوگ اس بات کو خوش ہوں گے جو پوائنٹ، سب سے پہلا پوائنٹ جو اسامہ نے اٹھایا تھا 4.2 پہ، اور 4.2 پہ اسامہ نے پڑھ کے بتایا تھا کہ انٹیگریٹی، سیکورٹی اینڈ ڈیفینس آف پاکستان شیل بیئر دا سیم میننگ ایز گیون انڈر دا آرٹیکل 260 آف دی کانسٹیٹیوشن آف اسلامک ریپبلک آف پاکستان 1973. ٹرسٹ می، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کے بعد جو 4 لائن یا 5 لائن کا اضافہ تھا اسامہ، اسے ڈیلیٹ کر دیا گیا ہے. اس کے بعد جو 4 اور 5 لائن اضافہ کیا گیا تھا اس کو ڈیلیٹ کر دیا گیا. اور یہ میں آپ کو نیا نوٹیفیکیشن دکھا رہا ہوں جو کہ 27 نومبر کو آلریڈی جاری کر دیا گیا. اور ابھی ہاتھ کے ہاتھ اگر آپ کے پاس ایکسس موجود ہے، آپ منسٹر آف آئی ٹی کے ویب سائٹ پہ چیک کریں، یہ وہ اس کو ڈیلیٹ کرنے کے بعد نیا لگا دیا گیا. تو یہ اٹس اے گڈ نیوز کہ تمام سوشل میڈیا کے جو میرے ساتھی ہیں، جو میرے دوست ہیں، جو رائٹس ایسوسیشن سے واقف ہیں، ان کے لیے گڈ نیوز باقی ہے، کیونکہ یہ آپ کو جی امین الحق صاحب میرے سامنے یہ پڑا ہوا ہے، ان سے پوچھ لیتے ہیں کہ اس کو یہ ایک اچھی خبر دیکھتے ہیں کہ نہیں دیکھتے. اسامہ یہ جو بتا رہے ہیں کہ جی انہوں نے کچھ چیزیں جو ہیں ہٹائی ہیں، کچھ چیزیں اندر ڈالی ہیں، مگر پی ٹی اے کا رول تو وہی رہتا ہے. اور کون یہ تعین کرے گا کہ ملک کے خلاف کون کیسے بات کر رہا ہے؟ کیا صرف یہاں پہ جو آزادی اظہار رائے ہے اسی کے اوپر قدغنیں لگانے کے لیے تو نہیں بنا؟ یہ سوال بہت سارے لوگ کر رہے ہیں، بلکہ صحافی بھی کر رہے ہیں. بالکل، اور یہ تو صرف ایک وہ اچھی بات ہے کہ حکومت نے یہ کیا، لیکن دس از ناٹ انف. ان رولز میں اور بھی اگر آپ دیکھیں تو کافی جو انٹرپریٹو پاورز ہیں وہ پی ٹی اے کو دی گئی ہیں کانٹینٹ سے ریلیٹڈ. لیکن امین صاحب اگر آپ دیگر قانون کے شکے دیکھیں تو آلریڈی پیکا میں ہیٹ سپیچ جو ہے سیکشن 11 بین کرتا ہے.
جو ہراسمنٹ ہے وہ سیکشن 24, 21 اور 22 میں جو ہے ہوتے ہیں، تو آلریڈی قانون میں یہ موجود ہے. اس سیکشن 37 میں اور پاورز پی ٹی اے کو دینا میرے خیال سے ایک سینسرشپ کو زیادہ کرنے کا پورا ایک مہم بنا گئی ہے. جہاں تک وہ ہے یہ اچھی بات ہے، لیکن دیگر آپ نے جو پوائنٹس دیے گئے ہیں یہ بہت وسیع اختیارات پھر جو ہے پی ٹی اے کو دیے جا رہے ہیں. تو ہم کہتے ہیں سیکشن 37 کو قانون سے ڈیلیٹ کریں. قانون میں اور کافی زیادہ اس طرح سیکشنز ہیں جو یوزفل ہیں سٹیزن پروٹیکشن کے لیے. جی امین الحق صاحب. میں سمجھتا ہوں گلیڈ کہ اسامہ نے اس کو اپریشیٹ کیا کہ یہ 5-6 لائنیں جو نکال دی گئی بڑی اچھی کی. اور ہم نے کیا کیا دیکھیں کہ جو ہم نے انٹیگریٹی سیکورٹی ڈیفنس آف پاکستان کو کس سے مرج کر دیا کہ پاکستان کا آرٹیکل 1973 کا آرٹیکل 260 میرا خیال آئین کو تو ہم سب پابند ہیں، آئین کے تحت آگے بڑھنے کے خواہش مند ہیں. تو ہم نے اس کے ساتھ آرٹیکل 260 میں جو چیز ڈیفائنڈ ہے اس کو فالو کریں گے. تو میں سمجھتا ہوں اٹس اے ویری گڈ تھنگ کہ منسٹری آف آئی ٹی نے اور وفاقی حکومت نے انیشیٹو لیا اور میرا خیال میں تبدیلی لائی ہے. اور جہاں تک میرا خیال ہے کہ پی ٹی اے کا تعلق، دیکھیں میرا خیال ہے کہ ہمیں بھی اور آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ کسی نہ کسی جگہ پہ کسی نہ کسی باڈی کو تو موجود رہنا ہے. اور آج نہیں بلکہ پی ٹی اے تو میرا خیال ہے 2004-2003 سے موجود ہے اور ان تمام چیزوں کو دیکھتی چلی آ رہی ہے. لیکن میں یقین دلاتا ہوں مگر امین الحق صاحب قطع کلامی معاف، پی ٹی اے بین بھی کرے گی اور پھر اس کے خلاف جو ریویو آئے گا پی ٹی اے وہ سنے گی بھی. میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر بھی بیٹھا جا سکتا ہے، ڈسکشن کی جا سکتی ہے، بات چیت کی جا سکتی ہے. جس طرح اگر یہ 5-6-7 ہیں جس کا سب سے پہلے اسامہ نے انڈیکیٹ کیا تھا، میں نے آپ کو گڈ نیوز بتایا کہ وہ ڈیلیٹ ہے. تو میرا خیال ہے اس کے اوپر ہی بیٹھا جا سکتا ہے، ڈسکشن کی جا سکتی ہے، بات کی جا سکتی ہے. لیکن کیا ہے کہ ہمیں کسی نہ کسی جگہ پہ کسی نہ کسی کو رولز کو فالو کرنے کے لیے پابند کرنا پڑے گا. ہم کسی بھی صورت میں سیاسی پارٹیوں پہ پابندی، حکومت کی پابندی کے خلاف نہیں ہے. آپ ان کے خلاف باتیں کریں، ان کے خلاف تقریر کریں، ان کے خلاف کانٹینٹ لکھیں، ہم اپریشیٹ کریں گے. لیکن کچھ ایسی چیزیں جس کے اوپر ہم میرا خیال آپ آگے بات کریں گے تو میں بتاؤں گا کہ کن 3 چیزوں پہ ہم پابند کرنے کے خواہش مند ہیں. اچھا، کن 3 چیزوں کے اوپر پابند ہونے کے لیے آپ خواہش مند ہیں. مگر نگت جو پیکا لاز ہیں اس کے اندر تو کافی پابندیاں ہیں، وہ کافی تفصیلی ایک لا ہے، قانون ہے، اس کے خلاف تو آپ جدوجہد بھی کرتی رہی. اس کے اندر بھی بڑے چیزیں ایسی ہیں جو ریویو ہونے والی ہیں. مگر یہاں پہ ایک تو نئے قانون بنتے چلے جا رہے ہیں. تو جس طرح یہ کہہ رہے ہیں کہ جی پھر بھی روم ہے بات چیت کرنے کا، ایک انہوں نے دروازہ جو ہے وہ کھلا رکھا ہوا ہے. جی میرا خیال میں منیزہ سب سے پہلی بات تو یہ کہ جو امین الحق صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ ڈیلیٹ ہو گیا ہے، کیا یہ نوٹیفائی ہونے کے بعد ڈیلیٹ کیا گیا ہے یا اس سے پہلے یہ تھا؟ تو جو نوٹیفائڈ ورژن ہے جو ویب سائٹ پہ ڈالا گیا ہے تو اس میں کس طریقے سے نوٹیفیکیشن کے بعد تبدیلی آئی؟ آئی تھنک پروسیس پہ بات کرنا بہت ضروری ہے. لیکن اس سے پہلے جو یہ بہت اچھی بات ہے کہ امین الحق صاحب جو ہیں وہ اوپن ہیں کہ کنسلٹیشن ہونی چاہیے اور اس پہ بیٹھ کے بات ہونی چاہیے. تو میرا خیال میں سب سے پہلے تو ہم لوگوں کو بات کرنی چاہیے سیکشن 37 پہ جو کہ یہ اجازت دیتا ہے پی ٹی اے کو، اس پہ بات ہونی چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو باقی پرابلمٹک سیکشن ہے جیسے سیکشن 20 ہے جو کہ کرمنل ڈیفامیشن سے ڈیل کرتا ہے. تو پہلے تو ہمیں پیرنٹ ایکٹ جو ہے پیکا اس کو سدھارنے کی ضرورت ہے، پھر اس کے بعد دیکھیں کہ کیا رولز اس میں بننے چاہیے اور کس طرح کے بننے چاہیے. لیکن ایک پرابلمٹک بنیاد جو ہے اسی کے اوپر جب آپ عمارت کھڑی کرنے جا رہے ہیں تو آف کورس آپ کی عمارت جو ہے وہ صحیح تعمیر نہیں ہوگی. تو اگر امین الحق صاحب اتنے ویلکم وہ کر رہے ہیں کمنٹس کو، تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ پیکا پہ کنسلٹیشن شروع کریں بجائے یہ کہ یہ رولز کے اوپر بات کی جائے، کیونکہ یہ پرابلمٹک ہے اس وجہ سے کہ آپ کا پیکا پرابلمٹک ہے. جی امین الحق صاحب وہ کہہ رہی ہیں کہ جی آپ کنسلٹیشن شروع کریں، آپ پیکا سے کنسلٹیشن شروع کریں چونکہ وہ پیرنٹ لا ہے، اس کو آپ کو درست کرنا ہوگا. پھر اس سے جڑے ہوئے جتنے بھی قوانین نکل رہے ہیں وہ اس کو بھی صحیح نہیں سمجھتے، اس کے اوپر بھی درستگی کی ضرورت ہے. مگر اس کے لیے کنسلٹیشن، مشاورت کی ضرورت ہے. مشاورت کے لیے کوئی جگہ بچی ہے کیا؟ وقت گزر چکا ہے مشاورت کا؟ کیسے کریں گے؟ چونکہ اگر آپ یہ قوانین لے آئے اور یہ عدالت میں چیلنج ہو گئے یا کہ یہاں پہ بڑی بڑی کمپنیاں اپنا کاروبار اٹھا کے لے گئیں تو اس کا بہت برا اثر ہوگا، منفی اثر ہوگا آپ کی معیشت پر.
मैं अर्ज करूं मरीजा, देखिए 2-3 चीजें। ये जो पीका लॉ है 2016, ये मौजूदा हुकूमत लेकर नहीं आई है, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी, वो अपने जमाने में लेकर आई थी, ठीक है। तो मेरा ख्याल है कि कोताहियां और गलतियां उनकी अगर तरफ अगर हैं तो मेरा ख्याल है कि हम आगे चल के इस तरह की कंसल्टेंसी कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं और आगे इसको आगे बढ़ा सकते हैं। दूसरी बात, आपने कहा कि बहुत सारी बड़ी कंपनियां हैं, फेसबुक हो गई, ट्विटर होगी, इंस्टाग्राम हो गया, टिकटॉक हो गई, ये क्या ये लोग मुल्क से चले जाएंगे? देखिए, इन तमाम कंपनियों के साथ मिनिस्ट्री ऑफ आईटी ने राब्ता रखा हुआ है, इन तमाम लोगों से राब्ते में है, इनके कॉन्फिडेंस को बहाल रखा हुआ है और इनके साथ डायलॉग एंड डिस्कशन के दरवाजे खुले रखे हैं। हमने क्या किया? हमने जो आपके लोकल डिजिटल राइट्स एक्टिविस्ट है उनके साथ भी तो मुशावरत रखे ना, जिस तरह यहाँ पे 2 बैठे हुए हैं उनके साथ भी तो मुशावरत रखें ताकि अच्छी तरीके से मामला सिटीजन प्रोटेक्शन के लिए वाकई हो। मेरे दरवाजे बिल्कुल 24 घंटा खुले हुए हैं। मेरा ख्याल है कि मैं दावत देता हूं दोनों को मेरे ऑफिस आए, हैव अ कप ऑफ टी विथ मी, हम डिस्कशन करेंगे ओपन माइंड के साथ, ओपन हार्ट के साथ। साथ साथ मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं अपने ऑफिस को भी इंस्ट्रक्ट करता हूं कि इनके साथ राब्ता किया जाए और अगर कोई अच्छी चीज निकलती है तो वेल एंड जी। अमीन उल हक साहब, जो आपने बात की, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे प्रोग्राम में शिरकत की और आपने दावत दी है कि यहाँ पे जितने भी डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो आए और आपके साथ मुशावरत करें। निगत और उसामा, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, इधर छोटा सा वक्फा लेते हैं और वक्फे के बाद हम आपको मिलवाते हैं पाकिस्तान के पहले क्लाइमेट प्रिजनर बाबा जान से। बाबा जान से मिलिए, जो पाकिस्तान के पहले कैदी हैं जिन्होंने अपने इलाके में माहौल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आवाज उठाई और उसकी कीमत कैद की सूरत में चुकाई। गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत ने वर्कर्स पार्टी के रहनुमा बाबा जान और उनके 14 के करीब साथियों को पिछले 1 माह के दौरान वक्फे से रिहा कर दिया। अदालत ने गिरफ्तार अफराद को 40 से 71 साल तक कैद बामुशक्कत की सजाएं सुनाई थी। लेबर पार्टी पाकिस्तान के रहनुमा और बाएं बाजू के नजरियात रखने वाले बाबा जान पर दहशतगर्दी के मुकदमात उस वक्त कायम किए गए जब उन्होंने अताबाद झील के मुतासरीन के हक के लिए आवाज उठाई। पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में 11 अगस्त 2011 को अलीबाद के इलाके में मुतासरीन के एक मुजाहरे के दौरान पुलिस की फायरिंग के नतीजे में शेरुल्ला बेग और उसका 22 साला बेटा अफजल बेग जान बहक हो गए, जिसके बाद मुश्तिल मुजाहरीन ने मकामी पुलिस स्टेशन को आग लगा दी। बाबा जान के खिलाफ जलाओ घराव के इल्जाम में दहशतगर्दी के मुकदमा दर्ज करके उन्हें गिरफ्तार कर लिया। मई 2015 में बाबा जान ने जेल के अंदर से हुंजा से इलेक्शन लड़ने का फैसला किया। बाबा जान ने इंतहाबी मुहिम खुद नहीं चलाई, लेकिन हुंजा वादी में तारीखी मनाज़िर देखे गए और इंतहाबी मुहिम ने एक तहरीक का रूप धार लिया। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार मीर गजनफर ने तमाम माली और इंतजामी वसाइल को इस्तेमाल किया, लेकिन इसके बावजूद पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को शिकस्त देते हुए बाबा जान दूसरे नंबर पर आए। अप्रैल 2016 में ज़िमनी इंतखाबात का ऐलान हुआ तो बाबा जान के कागजात नामजदगी रिटर्निंग ऑफिसर ने मुस्तरद कर दिए। जून 2016 में गिलगित बल्तिस्तान की अदालत, जिसके जजी की तैनाती नून लीग की हुकूमत की तरफ से की गई थी, बाबा जान के खिलाफ फैसले को बरकरार रखा और उन्हें मजीद 40 साल की सजा सुना दी। अक्टूबर 2020 के महीने में बाबा जान और दीगर असीरान की रिहाई के लिए हुंजा में धरना दिया गया। मुजाहिरीन और इंतजामिया के दरमियान मुआहिदा हुआ, जिसके बाद धरने को खत्म कर दिया गया और इन असीरान की रिहाई मुमकिन हुई। बाबा जान के खिलाफ FIR मौजूद है, उन्हें जमानत पर रिहाई मिली है, उनके खिलाफ केसेस को खत्म नहीं किया गया। तो नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ है पाकिस्तान के पहले क्लाइमेट प्रिजनर बाबा जान, जो हमें बराह रास्त हुंजा से इस वक्त ज्वाइन कर रहे हैं। बाबा जान साहब, बहुत शुक्रिया हमारे इस प्रोग्राम में आने का। मुझे ये बताइए, जो आपके ऊपर इल्जाम लगे और उसके अंदर जो सबसे कड़क इल्जाम था वो यही था कि आप उस जगह पे थे और आपने जो है इश्तियाल अंगेजी फैलाई और जो पुलिस स्टेशन है उसके ऊपर जलाओ घराव किया, मगर जो वहां के शुआइदीन हैं, जो विटनेसेस थे, उन्होंने आके अदालत में कहा और आपने भी कहा कि आप जाए वकवा के ऊपर थे ही नहीं, उस वक्त आप उस जगह नहीं थे मगर आप नगर में थे। क्या ये दुरुस्त है? मुनिजा जहांगीर साहिबा, मैं आपको सलाम पेश करता हूं। आपने हमें वक्त दिया, हमें सुनने का, हम हकाइक जानने के लिए आपने वक्त देने पे मैं आपको शुक्रिया अदा करता हूं। और उसी वक्त ये जो वाकया हुआ, उसी दौरान हुंजा के अंदर पुरअमन एक मुजाहिरा था। अताबाद के मुतासरीन को सरकार ने जो चेक दिए थे वो चेक जाली चेक्स थे,
उन लोगों ने वज़ीर आला के दौरे के ऊपर अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराने के लिए पूरा मन मुजाहिरा कर रहे थे। कोई 35 के करीब लोग थे। उसी दौरान हम नगर रकापोशी पॉइंट पे एक अवामी इज्तिमा में हजारों अफराद के दरमियान स्टेज पे मैं मौजूद था। तो हमारा इज्तिमा जारी था और हुंजा में पुलिस ने निहत्ते मुजाहिरीन के ऊपर गोलियां चलाई और आंसू गैस के शेल फायर किए, लाठीचार्ज किए, जिसके नतीजे में 2 बाप बेटे शहीद हो गए, 5 अफराद जख्मी हुए। और जख्मी अफराद को लेके अवाम, वहां के राहगीर आगा खान हेल्थ सेंटर अलीआबाद गए। तो उसी वहां पे लोगों का वहां बड़ा एक इज्तिमा जमा हुआ, क्राउड जमा हुआ। तो उसी पे वहां से करीबी पुलिस सिटीजन है, उन लोगों ने अपने खौफ से अवाम के ऊपर आंसू गैस के शेल फायर किए। तो उसी के नतीजे में लोगों ने जाके, वहां मौजूद लोगों ने जाके थाने को जलाया। वहां हम मौजूद नहीं थे। एक झूठे बेबुनियाद और बोगस मुकदमे में हमें नामजद करके कई सालों तक हमें जेल में रखा गया। 9 साल तक आप जेल में रहे। मुझे ये बताइए कि इसके अंदर 2 लोग जो हैं वो जान बहक हुए, अफजल बेग जिनकी उम्र सिर्फ 22 साल की थी और शेरुल्ला बेग, ये दोनों मुतासरीन थे अताबाद लेके। इनके जो घर थे वो उस मलबे में खत्म हो गए थे। तो उनको किसने मारा? क्या जिम्मेदारी किसी के ऊपर नहीं आती? क्या इनको किसी ने नहीं मारा? उनके उस पूरे वाकये के ऊपर हमारा मुतालिबा ये था, वहां के हुंजा के अवाम का, वहां गिलगित बल्तिस्तान के अवाम का। उन लोगों ने जब मारा तो पूरे लोग जमा हुए। हमने कहा, लाशों को लेकर हमने सड़क पे धरना दिया। अगले रोज धरना देने के बाद हमने मुतालिबा किया कि डायरेक्ट वो पुलिस डीएसपी और उसका गनमैन और दीगर जो एहलकार उसमें मुलविस हैं, उनके ऊपर FIR चेक किया जाए। और उसके ऊपर एक FIR भी चेक की गई, FIR नंबर 23/2011 पुलिस स्टेशन अलीआबाद। 302 का कत्ल के दफात के साथ FIR काटी गई। और उसी FIR को इन लोगों ने, अभी तक FIR मौजूद है, कोई इंक्वायरी नहीं हो गई। हमारा मुतालिबा डायरेक्ट उनको लाके कानून के कटहरे में खड़ा करने का। FIR में नामजद कौन हुआ था बाबा जान? DSP बाबर और उसका गनमैन खान आजम उसमें नामजद हुए थे। अब उसी दौरान इन लोगों ने, हुकूमत का मुतालिबा ये था कि हम एक इसमें जुडिशियल इंक्वायरी बिठाएंगे। उस जुडिशियल इंक्वायरी के नतीजे में जो मुजरिम साबित होगा हम उसको सजा देंगे। उसमें एक जस्टिस मोहम्मद आलम की सरबराही में एक जुडिशियल इंक्वायरी बिठाई गई और जुडिशियल इंक्वायरी ने अपना रिपोर्ट जो मुकर्रर मुद्दत में तैयार करके हुकूमत को जमा किया। और अब तक वो जुडिशियल इंक्वायरी रिपोर्ट मंजर पे नहीं लाई गई है, उसको छुपाई जा रही है। उसको मीडिया के जरिए, किसी और के जरिए उस वक्त के हुकूमत के मिनिस्टरों ने मुख्तलिफ फोरम पे कहा, इसमें तो हुकूमत को नामजद किया गया है, उसमें तो पुलिस को नामजद किया गया है, इसलिए हम इस जुडिशियल इंक्वायरी को सामने नहीं ला सकते हैं। पुलिस को नामजद करते हैं तो जुडिशियल इंक्वायरी को ऑर्डर किए हुए आज 9 साल हो गए हैं। जुडिशियल इंक्वायरी को ऑर्डर किए हुए आज 9 साल हो गए हैं और अब तक उस जुडिशियल इंक्वायरी को मंजर पे नहीं लाया गया है। और ये जो 2 पुलिस एहलकार थे, DSP बाबर और उनके बॉडीगार्ड, वो कहाँ हैं? क्या उनको अरेस्ट किया गया? उनको 1 दिन के लिए, 1 मिनट के लिए, 1 सेकंड के लिए, 1 लम्हे के लिए अरेस्ट नहीं किया गया। उनको प्रमोशन देकर, उनको तरक्कियां देकर बड़े प्रोटोकॉल के साथ रिटायर किए गए। नाजरीन, इधर लेते हैं छोटा सा वक्फा, वक्फे के बाद हाजिर होते हैं। मुझे ये बताइए बाबा जान, आपने 9 साल जो है इसी केस के अंदर आपने हिरासत में गुजारा। आपके अपने जो साथी थे जिनको हुंजा 5 कहा जाता था, उन्होंने भी जेलें काटी और हमें ये मालूम पड़ा कि बाहर उनकी खानदानों के साथ बहुत बुरा हुआ, किस अजियत से वो गुजरे। आपके बारे में भी ये बातें बाहर आती रही जब आप जेल के अंदर थे कि आपके साथ बहुत बुरा सलूक किया गया, आपको टॉर्चर किया गया जेल के अंदर। आप बताएंगे कि जेल के अंदर आपसे किस किस्म का सलूक किया गया? शुरू के अयाम में, ये 2012 की बात कर रहा हूं मैं, उसी दौरान 2012 में ठीक है, इन्होंने दरमियानी शब, 27 और 28 अप्रैल की दरमियानी शब पर 2 कैदियों को लेके एक जगह से नारे लगवाए। तीसरे जगह से नारे लगे, हम तीसरे पोर्शन में थे जेल के। तो आपस में फिर एक वक्त में वहां पे एक कन्फ्लिक्ट हो गया। एक तरफ से एक मसलक का कैदी, दूसरे तरफ से दूसरे मसलक का कैदी, मैं यहाँ उनका नाम नहीं ले लूंगा,
दूसरों को कुफर के फतवा दे के नारे लगा रहे थे, काफिर काफिर फलान काफिर, काफिर काफिर फलान काफिर। तो अब उनको ले जाके रात भर वो लड़ाई जारी रही, एक दूसरे के ऊपर वो पथराव करते गए। वो पत्थर कहां से आ गए? नीचे जेल में सिमिटेड जेल है, कैदियों के पास इतना पत्थर कहां से आ गया? सवाल तो ये था। फिर उसमें आंसू गैस भी हुआ। फिर उन कैदियों को बाइज्जत तरीके से आराम से, एक छड़ी भी उनको नहीं मारा, उनको सिकरदो और चिलास जेल में शिफ्ट किया गया। और उसके बाद हमें बारकों से निकाला गया, यार लड़ाई के जिम्मेदार तो आप हैं, आपने ये लड़ाई कराई। तो एक दूसरों को काफिर कहने वालों को कुछ कहने के बजाय मेरे ऊपर कोई 200 से ज्यादा एहलकार थे उस वक्त, पैरामिलिट्री फोर्सेस थे उस वक्त के, जो आईजीपी थे, एसपी थे, सारे खड़े होके ये प्रिजन डिपार्टमेंट के आईजी थे, डिप्टी कमिश्नर थे, तरह तरह के लोग थे, राइफल के बटू से और डंडू से ऐसे मारा। मौत को मैंने करीब से देखा, मौत को मैंने करीब से देखा। ये मेरी हड्डियां चूर चूर हो चुकी थी। मेरा एक साथी को के जो आमिर खान गुज़श्ते दिनों वो रिहलत पर मा गए हैं, बहुत हुए, हम जेल में थे, वो भी उसी में था। उसके मुंह से खून बह रहा था, उसके ऊपर इतना तशद्दुद किया, इफ्तिखार करबलाई था हमारा। फिर उसके बाद हमें ले जाके ऊपर कहीं डाला गया और कई दिनों तक हमें भूखा रखा गया। मतलब जो लड़ने वालों को, एक दूसरे के ऊपर कुफर के फतवा देने वालों को कुछ भी नहीं, हम तो मिलाने वाले लोग थे। हम उनको एक दूसरे को मिला रहे थे, हम वहां के मुख्तलिफ कम्युनिटीज को मिला रहे थे, उनको हम सिखा रहे थे और तशद्दुद हमारे ऊपर। आप जेल के अंदर थे मगर बाहर एक मुहिम चल गई थी और वहां पे उस मुहिम का नाम ही बाबा जान था, फ्री बाबा जान। और आप पाकिस्तान के पहले क्लाइमेट प्रिजनर बन गए, पहले क्लाइमेट कैदी बन गए। आपका नाम लेके लोग इकट्ठे हो जाते थे, एहतजाज करते थे। जब ये मुहिम तेजी पकड़ गई तो मई 2015 में आपने जेल के अंदर से ऐलान किया कि आप इलेक्शन लड़ेंगे। और उस वक्त नून लीग की हुकूमत थी और उन्होंने अपने तमाम वसाइल लगाए, मगर आप ने इलेक्शंस के अंदर अच्छी कारकर्दगी की और दूसरा नंबर आपने हासिल किया। फिर 2016 में क्या हुआ? आप इलेक्शन नहीं लड़ पाए। क्या अदालत का कोई ऐसा रूलिंग आ गई आपके खिलाफ जिसके नतीजे में आप जेल के अंदर से इलेक्शन नहीं लड़ पाए? जो अभी 2015 का इलेक्शन था उसमें हमारे पास कोई वसाइल नहीं थे, हमारे गरीब कारकुन थे। अब मुझे इतला मिली इलाके के जो गरीब लोग हैं, उन लोगों ने छोटे छोटे मुर्गियां पाल के अपने बच्चों का फीस का बंदोबस्त करते हैं, वो ले जाके हमारे मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन, हमारे जो इंतखाबी दफातर थे, कैंपेन ऑफिस इलेक्शन के, उनके अंदर वो अंडे देते थे, थोड़े थोड़े रकम देते थे, 500 रुपए, 1000 रुपए, कोई गाड़ी लाता, कोई ट्रैक्टर लाता। इस तरह का एक इनकलाबी मुहिम चलाया हमारे साथियों ने। उसके बाद बहुत ही प्रीपोल रिगिंग और रिगिंग के जरिए हमें उस दौरान भी हमें हराया गया इलेक्शन में। हमारे बहुत सारे वोट थे क्योंकि उनके पास हेलीकॉप्टर्स थे और हमारे पास ट्रैक्टर्स थे, हमारे पास साइकिल्स थे, उनके पास पजेरोस थे। तो एक ऐसा मुहिम में उन लोगों ने, फिर वफाकी हुकूमत ने बहुत सारे ऐलानात किए, इलेक्शन कवानीन की धज्जियां उड़ाई गई। उसके बाद फिर 2016 में मीर गजनफर अली खान साहब को गवर्नर बनाया गया। फिर उसके बेटे को उतारा मैदान में, बेटे को उतारा, फिर 3 बार वो इलेक्शन मुलतवी हो गए। जब 3 बार हमारे साथी तैयार थे और बहुत ही बेहतर अंदाज में उन लोगों ने मुनज़्ज़म कैंपेन चलाई थी, घर घर तक हमारा पैगाम चलाया था, लोग हमारे साथ जुड़ गए और हमारे साथ लोगों ने अहद किया हम आपको वोट भी देंगे, सपोर्ट भी करेंगे, यानी माली सपोर्ट कर रहे थे। तो उसी दौरान मेरे खिलाफ जो इससे पहले भी कई मुकदमात थे और एक दरखास्त गई इलेक्शन, मेरा इलेक्शन लड़ने के फैसले के खिलाफ। एक पीपल पार्टी का नायब सदर था, सीनियर नायब सदर जफर इकबाल साहब, उसने मेरे खिलाफ ये इलेक्शन नहीं लड़ सकता है, गलत लड़ा। वो अपील लेके गया, वो अपील नहीं बन पा रही थी, उसको 100 मोटों में तब्दील करके राना शमीम साहब जो चीफ जस्टिस साहब गिलगित बल्तिस्तान है, सुप्रीम एपीलेट कोर्ट गिलगित बल्तिस्तान के, उसी ने पहले 28 मई 2016 को इलेक्शन का इनकाद होना था। 25 मई 2016 को बल्तिस्तान में अपने रजिस्ट्री में ले जाके इलेक्शन को स्टे ऑर्डर देके उसको मुलतवी किया। मुलतवी करने के बाद हमें जून के अंदर हमारे मुकदमात को रोजाना बुनियाद पे समाअत करके हमारे वकील को सुने बगैर, हमें सफाई का मौका दिए बगैर, उन्होंने हमें सजा दिया। एक मुकदमे में 40 साल का और जुर्माने जो इंसदाद दहशतगर्दी की इंतजामी अदालत ने हमें
वो सजाएं सुनाई थी, उससे चीफ कोर्ट से हम डिवीजन बेंच से बरी हो गए थे। उसमें एक जज था हमारा जस्टिस शहबाज खान साहब, वो अभी हयात नहीं है, उसने हमें बाइज्जत बरी कर दिया। उसकी इख्तलाफी नोट हो गई और अरशदीन साहब और एक ने हमें सजा देके हमें इलेक्शन से नाअहल कराया गया। बाबा जान, अब आप रिहा हो गए हैं 9 साल बाद। अब आप जब रहा होके आए हैं तो आप गिलगित बल्तिस्तान में हर बच्चा आपको जानता है, आपको पहचानता है। मुझे ये बताइए कि ये रिहाई कैसे मुमकिन हुई? ये रहाई मैं सलाम पेश करता हूं मरहूम आसिमा जहांगीर को, लाहौर के तमाम कामरेडों को, सिंध के तमाम कामरेडों को, इंसानी हुकूक की तंजीमों को, KPK के साथियों को, इस्लामाबाद के साथियों को, बलूचिस्तान के साथियों को, गिलगित बल्तिस्तान के नौजवानों को, जिन लोगों ने मेरे मुकदमे को दबने नहीं दिया, हारने नहीं दिया। हर मसले पे मरहूम आसिमा जहांगीर गरीबों की माँ, मजलूमों की माँ, वो हमारे साथ लड़ती रही या गिलगित में आती रही, हमें हौसला देती रही। मैं जेल में था, मेरी माँ के पास आ गई, मेरी माँ से मिली, उसको 3 बार इजाजत नहीं मिला, बिल आखिर वो जबरन गिलगित पहुंचे। पहुंचने के बाद मेरी माँ के पास, तमाम मुतासरीन के पास गई, तो हमारा केस जिंदा रहा, अवाम में जिंदा रहा, इतना जिंदा रहा, मेरे साथियों ने केस जिंदा रखा। और फिर अवाम को जब शऊर आया, अवाम को शऊर देने में हमारे साथी कामयाब हो गए, तो अवाम हमारी रहाई के लिए सड़क पे निकले। जो केसेस हैं वो अभी तक बरकरार हैं अदालतों के अंदर। सवाल ये है कि हकीकत तो ये है कि अदालत ने आपको मुजरिम करार दिया है, आप इलेक्शंस नहीं लड़ सकते। आज आपके नाम से लोग इलेक्शंस लड़ते भी हैं, उनको कामयाबी भी कई जगहों पे हासिल होती है। अब आप क्या करेंगे, कैसी अपने मूवमेंट को आगे लेके चलेंगे? इसमें मैं तस्दीक करूंगा मुनीजा जहांगीर साहिबा, ये जो मुआहिदा हो गया अवाम के कमेटी के साथ, धरने के शुरका के साथ मुआहिदा हो गया, मेरे साथ कोई मुआहिदा नहीं हो गया, मेरे साथ कोई डील नहीं हो गई। धरने के शुरका को सूबाई हुकूमत ने लिख के दिया और इनको रहा कर दिया। और हमें उम्मीद है अभी भी किसी न किसी अदालत से, किसी न किसी फोरम से हमें इंसाफ मिलेगा और हमें इलेक्शन लड़ने का इजाजत भी मिल जाएगा। हम बाइज्जत बरी होंगे, हम बेगुनाह है, बिल्कुल बेगुनाह है। और ये जो इलेक्शन के सूरत हाल है, हमारे साथी इलेक्शन लड़ेंगे और हम पहले भी पुरअमन अवाम के लिए, मजलूमों के लिए, यहाँ माहौलियाती तबाही के लिए हम कोई तरक्याती काम के खिलाफ नहीं है। हम तरक्याती काम के साथ, अब CPEC यहाँ से बन रहा है तो जितना माहौल डिस्टर्ब होगा उसके मुतबादिल के लिए हम कहते हैं यहाँ पे जनाब वाला जंगल पानी की जाए, जंगलात उगाए जाए, ताकि माहौलियात में जो है ठहराव आए। कितनी तेजी से माहौल तबाह हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया बराह रास्त बाबा जान, आपने हमें उन्जा से ज्वाइन किया। तो नाजरीन, ये थे पाकिस्तान के पहले क्लाइमेट कैदी, पहले क्लाइमेट प्रिजनर, और वो कहते हैं कि 9 साल जेल में गुजारने के बाद भी हमारी जद्दोजहद मजलूमों के लिए जारी रहेगी। हम तरक्की के खिलाफ नहीं हैं, मगर हम चाहते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को उनका हक मिले और वो अपने हक से जो है वो अपने हक से ना जाएं। आज के लिए मुनीज़े जहांगीर को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।